जय हिंद। आज के न्यूज द हिंदू के कुछ प्रमुख खबरों का जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनका एनालिसिस किया जाएगा। जैसे कि वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की आयु के बारे में खोजा है, पुलिस स्टेशन में डीएनए और फेस मैचिंग की व्यवस्था लाई जा रही है अपराधियों के लिए। उसके बाद श्रीलंका जो है भारत समेत 6 देशों को फ्री टूरिस्ट वीजा दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है कि खाद्य लेबल पर क्यूआर कोड, जितने भी खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उनके लेबल पर क्यूआर कोड की बात की जा रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 142 के बारे में। इसके बाद आर्टिकल 142 के बारे में पढ़ेंगे। इतने इंपॉर्टेंट देखिए, वैज्ञानिकों ने खोजी चंद्रमा की आयु। ठीक है, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की आयु जो है 4.46 अरब बताया है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की जो आयु है वो बताया है कि 4.46 अरब वर्ष। लेकिन इसके पहले भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे जो कि देखिए पहले इसके 4.425 अरब वर्ष था। इसके पहले जो चंद्रमा की आयु बताया गया था 4.425 अरब वर्ष था, लेकिन अब इसके आंकड़े में कुछ चेंज कर दिया गया है और 4.46 अरब कर दिया गया। ये कैसे खोजा गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए 1972 में अपोलो मिशन, अमेरिका का अंतरिक्ष मिशन एक गया था, अपोलो मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन जो अमेरिका से गए थे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर। ठीक है, वहां से 382 केजी चट्टान लाया गया था, या चंद्रमा की मिट्टी भी कहा जा सकता है। 382 केजी चंद्रमा से चट्टान या मिट्टी लाया गया था। उस जो चट्टान लाया गया था उसी चट्टान का अध्ययन किया गया है। अध्ययन तो परमानेंट होता रहता है, लेकिन उस चट्टान का फिर से अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाया गया है कि वर्तमान में जो चंद्रमा की उम्र है, तो पूर्ण उम्र है, आयु है, वो 4.46 अरब वर्ष है। ठीक है, और किस विधि से इसका पता लगाया गया? किस विधि से? तो एटम प्रोबे टोमोग्राफी विधि। चंद्रमा की आयु का पता किस विधि से लगाया गया है? एटम प्रोबे टोमोग्राफी विधि के माध्यम से। ठीक है ना, ये रहा आपके चंद्रमा की आयु के बारे में कुछ चीजें। मेन इंपॉर्टेंट यही हो सकता है कि किस विधि द्वारा चंद्रमा की आयु का पता लगाया गया है, तो एटम प्रोबे टोमोग्राफी विधि। ठीक है, टोमोग्राफी विधि। ठीक है, दूसरा है पुलिस स्टेशन में डीएनए और फेस मैचिंग। देखिए, जब क्रिमिनल जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, इनके लिए पहले क्या किया जाता था, मान लीजिए उनका फिंगरप्रिंट देखते होंगे लिया जाता है, फेस मैचिंग लिया जाता है, फेस का वो लिया जाता है, और जो है कि पैरों का जो फिंगरप्रिंट होता है वो लिया जाता है। तो इसमें क्या होता था, जो अपराधी थे ये अपने फेस को चेंज करवा लिया जाता है। इसमें क्या किया जा सकता है, फेस को चेंज तो मैचिंग नहीं हो पाती है। फिंगरप्रिंट को चेंज किया जा सकता है, एकदम आसानी से चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए इसको अच्छी तरह से आप रगड़ देंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो साफ हो जाएगा, बायोमेट्रिक्स जो सिस्टम है खत्म हो जाएगा सीधे सीधे। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 वो किया गया। ठीक है ना, एक नियम लाया गया, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। ठीक है, जो लाया 2022 में गया, लागू अब किया जा रहा है, इसको लागू अब किया जा रहा है। इसमें क्या है, दोषी के शरीर एवं जैविक नमूने लेने की कानूनी मंजूरी है। दोषी जो है, जो अपराधी है, उसके शरीर से संबंधित जो भी नमूने हैं एवं उसके जैविक नमूने लेने से संबंधित कानूनी मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, हाथ, पैर, उंगली के निशान एवं हथेली का निशान, अपराधी जो है उसके हाथ का, पैर का, उंगली का निशान एवं उसके हथेली का निशान लिया जाएगा। इसके बाद आइरिस रेटिना स्कैन किया जाएगा, जो उसकी आइरिस रेटिना है वो उसका स्कैन किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद जैविक नमूने में क्या लिया जाएगा, उसका डीएनए लिया जाएगा। डीएनए को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप अपने फेस को तो चेंज कर सकते हैं, आप अपने फिंगरप्रिंट के नमूने को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप डीएनए को कभी भी नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए को कभी भी नहीं चेंज। उसके बाद उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा। उसके बाद लिखावट, उसकी राइटिंग जो है वो ली जाएगी। व्यवहारिक गुण का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए उसकी कुछ आदतें हैं व्यवहार में है, जैसे मान लीजिए करता तो मतलब जो हल्का हिचकिचाना
ये सब उसके व्यवहारिक गुण है, वो ले लिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, पुलिस रिकॉर्ड में रहेंगे, ठीक है। ताकि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुजरिम है, अगर मान लीजिए वो जुर्म किया, उसके बाद मान लीजिए कुछ तक अपना सजा काटने के बाद छूट जाता है, फिर तो उसकी सारी रिकॉर्ड उसमें रहेंगे, ठीक है। ये कहां लागू होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, अन्य जुर्मों पर तो लागू होगा ही, यह निवारक निरोध पर भी लागू होगा। यही इंपॉर्टेंट, यही इसकी खासियत है कि निवारक निरोध पर भी लागू होगा। निवारक निरोध एक कानून होता है। निवारक निरोध वह कानून होता है जो अपराध घटित होने से पहले किसी मुजरिम को गिरफ्तार करे, किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई मेला है, कोई फंक्शन वगैरह होने वाला है अभी, और उसके पहले किसी व्यक्ति को संभावना के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है निवारक निरोध के कानून के तहत, तो उस पर भी ये लागू होगा। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने एनसीआरबी को दी है। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जो है सरकार ने एनसीआरबी को दी है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। एनसीआरबी का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, यह उस अपराधी का जो डाटा है 75 साल तक रखेगी। अपराधी का जो डाटा है 75 साल तक रखेगी। इसके पहले क्या चलता था, इसके पहले जो है आपराधिक पहचान अधिनियम 1920 चलता था। इसके पहले आपराधिक पहचान अधिनियम 1920 मतलब 100 साल पुराना, 102 या 3 साल पुराना, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून अभी तक चल रहा है, अभी चल ही रहा है, ठीक है। ये अब लागू होने जा रहा है। तो इसमें क्या होता था, अपराधी का फिंगरप्रिंट लिया जाता था, हथेली का प्रिंट लिया जाता था, पैर के फिंगरप्रिंट लिए जाते थे, ठीक है, फेस का वो लिया जाता, फोटो लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डीएनए भी लिया जाएगा, ठीक है, आइरिस रेटिना स्कैन लिया जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पुलिस स्टेशन में डीएनए और फेस मैचिंग की बात। दूसरा न्यूज ये पढ़ते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया है, भारत समेत 6 देशों को टूरिस्ट के लिए वीजा, फ्री वीजा फैकल्टी दे रहा है। फ्री वीजा फैकल्टी देने का घोषणा किया है। देखिए क्या हुआ, कोविड के बाद जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है बिल्कुल दयनीय हो गई। आपने सुना होगा कि 250, 300, 400 रुपए किलो तक वहां पे चावल का रेट चला गया था। उसकी जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसके वहां अपने वहां टेररिज्म को बढ़ा, मतलब सॉरी, टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए वह जो टूरिस्ट वीजा है उसको फ्री कर रहा है। पहले क्या होता था, आप अगर श्रीलंका घूमना चाहते थे तो आपको $20 खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब वो क्या हो गया, फ्री हो गया। देखिए टूरिस्ट श्रीलंका में जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उसमें 20, अगर 100 टूरिस्ट जा रहे हैं तो 20 टूरिस्ट भारत के होते हैं, ठीक है। 20% मतलब टोटल टूरिस्ट भारत के होते हैं। तो टूरिस्ट से फायदा क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे वहां कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है घूमने के लिए, अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है तो विदेशी मुद्रा भी तो लाएगा, हमारे वहां खर्च करेगा, उससे हमें क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। यही होता है। इसके बाद न्यूज है, फसाई। इसके बाद न्यूज है, एक सेकंड चेंज करना है मार्क, फसाई के बारे में, ठीक है। FSAI, फसाई। इसको पढ़ते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई जिसको कहते हैं, इसने एक गाइडलाइन जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है, लाइन जारी किया है।
फसाई ने एक गाइडलाइन जारी किया। देखिए इसने ये कहा है कि अब जो भी प्रोडक्ट, खाद्य प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जो भी खाद्य प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उसका जो लेबल होगा, उसका लेबल होगा, उस प्रोडक्ट के लेबल पर, प्रोडक्ट के लेबल पर क्यूआर कोड दर्शाया जाएगा। क्यूआर कोड होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लेबल पर। क्या होना चाहिए? क्यूआर कोड, मतलब क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड होना चाहिए। मतलब जो भी आप खाद्य प्रोडक्ट बनाते हैं, खाने से संबंधित जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके प्रोडक्ट के लेबल पर क्या होना चाहिए? क्यूआर कोड होना चाहिए। क्यूआर कोड, अब ये क्यूआर कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज जानते हैं। जो क्यूआर कोड है, इससे फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रोडक्ट को लेता है और उसके क्यूआर कोड पर जो स्कैन करता है, क्यूआर कोड पर जब स्कैन आप करेंगे तो तुरंत उस प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है उसकी संपूर्ण जानकारी ऑडियो फॉर्म और वीडियो फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। हमारे वहां क्या है कि बहुत ज्यादा शिक्षित जनसंख्या नहीं है, अगर शिक्षित भी है तो उस प्रोडक्ट पर हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में इतना अच्छी तरह से लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए फसाई ने क्या किया है? क्यूआर कोड का व्यवस्था लागू किया है। ठीक है, क्यूआर कोड का व्यवस्था लागू किया है। इसके बाद देखिए, इसके पहले क्या होता है? इसके पहले 2020 में एक नियम लागू किया था, गाइडलाइन जारी किया था। फसाई ने 2020 में एक गाइडलाइन जारी किया था। 2020 में फसाई ने एक गाइडलाइन जारी किया था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी आप खाद्य प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी खाद्य प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसकी आयु होनी चाहिए। नाम, पहले खाद्य प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, उस सामान का क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। उसकी आयु होनी चाहिए, उसकी आयु मतलब उसकी उम्र, ठीक है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? वो प्रोडक्ट कैसा, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मतलब वो वेज है या नॉन वेज है, वो जो प्रोडक्ट है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद क्या होना चाहिए? कौन उसको यूज कर सकता है, कौन उसको यूज कर सकता है, किस आयु वर्ग के लोग यूज कर सकते हैं उसको, बच्चे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें। उसका डोज, उस प्रोडक्ट का खुराक, उस प्रोडक्ट का खुराक उस पर अंकित होना चाहिए। किस तरह के लोगों को ये यूज करना चाहिए, सारी चीजें। उसमें न्यूट्रिशंस क्या है, ये सारी पौष्टिक तत्व उसमें कौन कौन से हैं, सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। ठीक है, 2020 में गाइडलाइन जारी किया था। कौन जारी किया था? फसाई ने जारी किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट खबर पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर, संविधान का आर्टिकल 142, संविधान का आर्टिकल 142 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संविधान में आर्टिकल 142 क्या कहता है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, ये चीज ये न्यूज में क्यों दिया है? देखिए कोई व्यक्ति है जो किसी सरकारी जॉब, कहीं सरकारी जॉब करता है, वहां पे कुछ परिवर्तन हुआ उस जॉब में, और उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कुछ टाइम किया जॉब, उसके बाद कुछ परिवर्तन करके उस जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसको हटा दिया गया। तो जब वह व्यक्ति उसको हटा दिया गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति चला गया नौकरी पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 3 दशकों के बाद, मतलब 30 साल के बाद उसको नौकरी पे पुनः रीज्वाइन करने के लिए कहा है, रीज्वाइन करने के लिए कहा है उस व्यक्ति को। मतलब 30 साल बाद उस व्यक्ति को उसकी नौकरी मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संविधान में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिया जाता है, विशेष पावर दिया जाता है, विशेष पावर, विशेष शक्ति दी जाती है, विशेष शक्ति दी जाती है।
इसमें विवेकाधीन शक्तियां भी दी जाती हैं, विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं। मतलब आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं और विवेकाधीन शक्तियां का मतलब वह अपने विवेक से लगभग जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसमें प्रतिबंध भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसके कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जैसे कि ये कानून को समाप्त नहीं कर सकता, मतलब आप अपने विशेषाधिकार या विशेष शक्तियों का प्रयोग करके कानून को समाप्त नहीं कर सकते, या विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अपने दिमाग से किसी कानून को नहीं समाप्त कर सकते। जैसे कि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं, तो उनको उनकी जो सजा है वो माफ किसके तहत किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके या विशेष शक्ति का प्रयोग करके राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज है, वो पढ़ते हैं। चर्चा में है विशन सिंह द्विवेदी। क्यों चर्चा में है? इनका डेथ हो गया है। क्या हो गया है? डेथ हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। कितने ईयर्स में? 77 साल में। ये कौन थे? एक क्रिकेटर थे। कौन? स्पिनर थे, स्पेशलिस्ट थे, स्पिनर। कौन थे? स्पिनर थे ये। ठीक है, 12 साल इन्होंने क्रिकेट खेला है, 12 साल क्रिकेट खेला इन्होंने, जिसमें से 67 टेस्ट मैच खेला इन्होंने। टेस्ट मैच खेला। इनको 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब 1970 में इनको पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये रहा आज का न्यूज। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।